Hello everyone, I am Aishwarya Nagar and today we are going to understand the Indian Evidence Act कि हम जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे डिवाइड करना चाहिए, उसकी प्रॉपर फ्रेमवर्क क्या है, कितने पार्ट हैं, कितने सेक्शन हैं, कितने कितने उसके चैप्टर्स हैं, तो कैसे हम इसको एक स्ट्रक्चर करें, कैसे विभाजित करें कि कौन साक्ष्य पेश करेगा, किसके द्वारा पेश किया जाएगा, कौन इसको प्रूफ करेगा। तो ऐसे हमें एक पूरा फ्रेमवर्क बनाना है हमें उससे पढ़ने से पहले। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो हमारा 1726 का चार्टर है, अब बात क्या होती है कि हमारा एविडेंस एक्ट 1872 में आया। ठीक है, 1872 में ये आया। इससे पहले क्या था, 1726 का चार्टर था जो इंग्लिश कॉमन लॉ से गवर्न होता था। उसके द्वारा हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम गवर्न होता था। हमारे पास कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था कि हम कैसे हम माने कि क्या एविडेंस देना चाहिए, किसके द्वारा देना चाहिए और कौन प्रूफ करेगा एविडेंस को, साक्षी क्या होते हैं, कुछ हमें नहीं पता था। तो कोई यूनिफॉर्म लॉ हमारे पास था नहीं उस समय। फिर थर्ड चीज़ है कि कस्टम और यूजेस, कि जो भी पिछले ज़माने में क्या होता था, जो प्रथाएं चलती थी, जो यूजेस चलता था, उसके थ्रू हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट गवर्न होता था, कस्टम एंड यूजेस के थ्रू। फिर हम देखते हैं कमीशन, कि कमीशन आया तो हमारा एविडेंस एक्ट कैसे ड्राफ्ट हुआ। तो क्लासेस में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स का देखते हैं। देखिए कमीशन कौन कौन से आए। 1868 में एक माने कमीशन आया और 1878 में 71 में स्टीफन कमीशन आया। माने कमीशन के हेड थे सर हेनरी माने, और उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया बिल, लेकिन उनके बिल को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो परिपूर्ण नहीं था, एग्जॉस्टिव नहीं था। 1871 में स्टीफन कमीशन आया। सर जेम्स स्टीफन ने सिलेक्ट अपना एक ड्राफ्ट बनाया और सिलेक्ट कमेटी को दिया। सिलेक्ट कमेटी ने पूरा ड्राफ्ट को स्क्रूटनाइज किया, पढ़ा और 31 मार्च 1871 को वो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार कर दिया। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार होते ही सिर्फ 1 सितंबर 1872 को ये ड्राफ्ट लागू हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कैसे हम पढ़ें, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये कौन सा एक्ट है, एक्ट नंबर 1872 का, ये प्री में पूछा जाता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एक्ट नंबर 1 है, 1872 का पहला ही एक्ट है। 1 सितंबर 1872 को ये लागू हो गया था। इसके 3 पार्ट हैं, 11 चैप्टर है, 167 इसमें सेक्शंस हैं। ठीक है, अब ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, हमारे पास 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट है, एक कंकरेंट है। जो यूनियन लिस्ट है उसमें केंद्र सरकार को उसका रूल बनाने की पावर होती है, वो नियम बना सकता है। स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार को पावर होती है, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को पावर होती है कि वो नियम बना सकता है। तो एविडेंस एक्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है, लिस्ट 3 है, एंट्री नंबर 12 में। ठीक है, अब नेचर देखेंगे तो ये प्रक्रियात्मक विधि है। ये हमें प्रक्रिया बताती है कि कैसे कैसे साक्ष्य को हम प्रस्तुत करें, कैसे कैसे साक्ष्य को पेश करें। ये नॉन एग्जॉस्टिव है, ये परिपूर्ण नहीं है। एविडेंस हम इसके साथ हमें सीपीसी पढ़नी पड़ती है, सीआरपीसी पढ़नी पड़ती है। तो सीआरपीसी में भी साक्ष्य हम इसके अकॉर्डिंग देंगे, एविडेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीपीसी में भी इसके अकॉर्डिंग देंगे, एविडेंस के अकॉर्डिंग। तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये बैक डेट से आई है, और ये लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ लैंड। जैसे कि मान लीजिए आपको कनाडा में शादी करनी है, तो हिंदू मैरिज करनी है, तो हिंदू मैरिज तो हमारे भारत का जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगी मैरिज, लेकिन वहाँ पे लॉ प्रक्रियात्मक कौन सा लगेगा, वो उस लॉ का जहाँ पे ट्रायल चल रही है। अगर कनाडा में ट्रायल चल रही है, कनाडा में करना है, तो कनाडा का एविडेंस लॉ लगेगा, इसलिए हम इसको लेक्स फॉरी बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो। सो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आया हो, ये बेस समझ में आया हो कि हमें इंडियन एविडेंस एक्ट को कितने पार्ट्स हैं, उसके कितने चैप्टर हैं, कैसे ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस अभी जो चल रही हैं वो हम कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें एविडेंस एक्ट अभी चल रहा है एंड करंटली सीआरपीसी चल रहा है। तो आप में से किसी को भी ज्वाइन करना हो तो मेरे या तो आप मैसेज लीव कर दो मेरे इंस्टाग्राम पर, या फिर मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया है, अपने रील में डाला हुआ है, 9111377945। वो प्रोफेशनल नंबर जो है, ऑफिशियल नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे अगर आपको रेगुलर क्लासेस देनी हो तो। ओके, सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हो, और ठीक है, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।